नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स जलसे में। और ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है पांचवा मैच और ये सीरीज़ भी 3-1 से। पांचवा मैच जीता उन्होंने 6 विकेटों से। और कुछ ही मौके ऐसे टीम इंडिया ने दिए हमें जिसमें हम खुश हो पाए इस सीरीज़ पे, जिसमें पहला था पर्थ टेस्ट मैच, फिर यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी, नीतीश रेड्डी की सेंचुरी। और अगर आप खुशियों के पल में उन्हें गिनना चाहो तो जो आकाशदीप और बुमराह ने हमें फॉलो ऑन से बचाया था कुछ रन मार करके, वो तो बहुत बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सीरीज़ भी हम हार गए। हालांकि इसमें कुछ पॉइंटर्स है जो जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑर्डर को नहीं बिगाड़ते हुए पहले स्टैट्स की बात कर लेते हैं कि स्टैट्स क्या कहते हैं, मतलब स्टैट्स में ये पिक्चर कैसी दिखती है, और उसके बाद बात करेंगे उन पॉइंटर्स की जो कि इम्पॉर्टेंट थे। ब्रॉडली बात करेंगे इंडियन बैटिंग, बॉलिंग, कोचिंग, कैप्टेंसी, इन सब के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स के साथ। और टीम इंडिया चाहे इसके लिए सजग हो या ना हो, बीसीसीआई हो या ना हो, मैनेजमेंट हो या ना हो, हम लोगों को तो पता था कि कैसा होने वाला ये दौरा। अगर आपने बीजीटी का आपने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों एक्साइटिंग होता है बीजीटी हमेशा। और वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो टॉस जीत करके इंडिया ने डिसाइड किया कि वो बैटिंग करेंगे। 185 बनाए भी, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान था ऋषभ पंत का 40 रनों का। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 4 बोलैंड लेके गए विकेट, 3 स्टार्क लेके गए। तो जब फर्स्ट इनिंग ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा इंडिया एक आध ओवर ज़्यादा डालना चाह रही थी और बुमराह इसलिए थोड़ा जल्दी में थे। कॉन्स्टार्स जिनका कोई लेना देना नहीं था मुद्दे से, उन्होंने उकसा दिया बुमराह को, और उसके बाद साथ के साथ पहला विकेट भी मिल गया था उस दिन इंडिया को। कुल मिलाकर के उसका फ़ायदा हुआ कि इंडिया फायर अप हो गई, और हमें थैंक यू कहना चाहिए इसके लिए कॉन्स्टार्स को। और ऑस्ट्रेलिया को हमने 181 पे ऑल आउट कर दिया, जिसमें वेबस्टर का 57 और 33 स्मिथ के रन्स थे। और इंडिया की तरफ से 3 सिराज और 3 प्रसिद्ध कृष्णा लेके गए विकेट। तो उसके बाद बारी आई सेकंड इनिंग की। सेकंड इनिंग में सब कुछ, मतलब अगर आप ऋषभ पंत के 60 रन छोड़ दो, 60-61 रन छोड़ दो, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। तो 61 रन मारे ऋषभ पंत ने, जिसकी बदौलत इंडिया का स्कोर 157 तक पहुंचा। 4 रन की एक्स्ट्रा लीड थी तो 161 हो गई थी लीड, और 162 का हमने दिया चेस। इस पारी में 6 विकेट स्कॉट बोलैंड लेके गए और 3 विकेट लेके गए पैट कमिंस। कि जब डे 1 ख़त्म हुआ था उसके बाद मुझे लगा था कि भाई जब हम शुरू करेंगे तो एटलीस्ट हम 200-250 तक ले जाएंगे स्कोर, क्योंकि ऐसा भी कुछ बुरा नहीं हुआ था जो कि इतना मुश्किल हो। मतलब 141 पे जहाँ इनिंग ख़त्म हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और बेटर स्कोर खींचेंगे, 50-60 रन की भी एक आध पार्टनरशिप आ जाती ढंग की, तो उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी अच्छा स्कोर वहाँ आ जाता और ये जीत सकते थे हम ये मैच। दूसरा झटका इंडिया को लग गया कि बुमराह उसके बाद बॉलिंग नहीं कर पाया, स्पाज्म आ गया था उनके बैक में, तो वो बॉलिंग नहीं कर पाए। और सुनने में आया कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी अवेलेबल नहीं होंगे इंडिया के साथ। तो यही होता है जब आप किसी बॉलर को ओवर यूज़ कर लेते हो। खैर, तो उसके बाद जब बात आई सेकेंड इनिंग की ऑस्ट्रेलिया की, तो 4 विकेट उन्होंने खोए ज़रूर, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर के टारगेट अचीव कर लिया। यानी कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो गया। 2.5 दिन कह सकते हो आप, 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन में खत्म हो गया। अब इसमें मैन ऑफ द मैच रहे स्कॉट बोलैंड, क्योंकि 10 विकेट लेके गए थे भाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी उनकी। और मैन ऑफ द सीरीज़ रहे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि 5 मैच में बहुत टाइम बाद कोई ऐसा बॉलर आया है जो 32 विकेट लेके चला गया हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो कि पेस के लिए फेमस हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर गया हो, और बाई फार परफॉर्म कर गया हो। क्योंकि जो विकेट्स का डिफरेंस था 5 मैचों में, वो 10 विकेट का डिफरेंस था। और ये मतलब कोई मामूली बात नहीं है कि आप किसी के होम ग्राउंड पे उससे 10 विकेट ज़्यादा लेके जा रहे हो उनके देश के बॉलर्स से। तो वाकई में खैर दोनों ही टीम के लिए क्लैप होनी चाहिए कि दोनों ही टीम बहुत अच्छा खेली हैं। और बहुत अच्छा कहने का मतलब है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो आगे से बहुत अच्छा खेली है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो पीछे से बहुत अच्छा खेली है, इक्के दुक्के परफॉर्मेंसेस को छोड़ के। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रॉडली बात करेंगे कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में, और कुछ जो सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, छोटे मुद्दे से शुरू करेंगे। फील्डिंग, तो फील्डिंग ओके ओके थी, मतलब कुछ मिस कुछ हिट तो ऐसा तो होता ही है।
तो उसके हिसाब से चल रही थी। तो फील्डिंग अगर देखा जाए तो फील्डिंग ओके ओके थी, फील्डिंग से मुझे ज़्यादा शिकायत नहीं है, हालांकि कुछ कैचेस ड्रॉप हुए थे यशस्वी जायसवाल से, बट उसको भुलाया जा सकता है क्योंकि हमने बाद में कवर कर लिया। अब बात करते हैं बॉलिंग की। तो बॉलिंग में कुल मिलाकर के बुमराह एक्सेप्शनल थे और बाकी की टीम आप कह सकते हो एवरेज थी, एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली। सिराज जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप पहले मैच में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उन्होंने दम लगाया था और लास्ट वाले मैच में थोड़ा सा दम लगाया था, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस प्रिटी मच एवरेज थी, जो हमेशा होती है, अक्सर होती है। और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि सिराज में टैलेंट कम है, टैलेंट कम नहीं है, बट आई डोंट नो क्यों कि वो ढीले पड़ गए। आप इसको आप दो तरीके से देख सकते हो कि टीम में कोई उस तरीके का मोटिवेशन नहीं था, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई कभी मन होता है कभी मन नहीं होता है। तो दूसरा वाला पॉइंट तो नहीं, लेकिन हाँ पहले वाले पॉइंट के साथ जो भी सिराज फैन है वो जा सकता है, और जो भाई ज़्यादा मेरी तरह है कि जो ज़्यादा फैनगिरी में नहीं पड़ता है, वो समझ सकता है कि दोनों ही पॉइंट अपनी जगह वैलिड हैं। उसके बाद अगर हर्षित राणा की बात करें तो हर्षित राणा को इतना चांस नहीं मिला। नीतीश रेड्डी की बात करें तो नीतीश रेड्डी को प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया। वॉशिंगटन सुंदर की अगर आप बात करो तो स्पिनर को आपने यूज़ ही नहीं किया, उनको तो आप खिला बैटिंग के लिए रहे थे। उसके बाद बात करें अगर हम रविंद्र जडेजा की, तो उन्हें भी ढंग से यूज़ नहीं किया आपने, क्योंकि देखो जहां आपको विकेट नहीं मिल रहा था वहां आपको कॉन्स्टेंस का विकेट उन्होंने लेकर के दिया था, तो अगर आप दिमाग लगाते तो आप उन्हें यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें भी यूज़ नहीं किया। कुल मिलाकर के प्रसिद्ध कृष्णा को आपने लास्ट वाले मैच में खिलाया। एक तरफ बुमराह थे जो जिन्हें की ओवर यूज किया गया, इवन माइक तक पे आ रहा है कि भाई उनसे जोर नहीं लग रहा था, और आप इतने लंबे स्पेल करा रहे हो, इतने लंबे स्पेल करा रहे हो, मतलब उसकी हद नहीं है। तो इतने लंबे लंबे स्पेल कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिर्फ यही देखना है, बुमराह जादू की छड़ी थोड़ी ही है। बात यह है आपका अगर कोई वेपन है तो आप उसे सीक्रेट बनाए रखना चाहते हो, आप वो मिस्ट्री बनाए रखना चाहते हो। ये कैप्टेंसी समझ में नहीं आती है कि आप इतने लंबे स्पेल करवा दो कि अगला मतलब बुमराह की बॉलों पे रन पड़ने लग जाए। हालांकि ये तो अच्छा है कि बुमराह ने खुद को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन आप किस हद तक जा रहे हो उनके साथ, वो सोचने वाली बात है। और दूसरी तरफ जो बॉलर्स जिन्हें आपको यूज करना चाहिए था टाइमली, उन्हें आपने यूज नहीं किया। अरे दो दो ओवर के भी स्पेल अगर करवाते रहते और गैप देते रहते तो आप उस तरीके का गैप बना सकते थे और उन बॉलर्स को भी यूज कर पाते, बशर्ते कि आप उन्हें बॉलिंग के लिए लाए हो, आप उन्हें बैटिंग के लिए लाए थे। और जब भी ऐसा होता है कि आप किसी बॉलर को उसकी बैटिंग एबिलिटी के लिए ला रहे हो, टीम के साथ मेजरली कुछ गलत है। दूसरी बात कि आपकी कैप्टेंसी के साथ भी कुछ गलत है। आप एक कैप्टन की तरह सोच नहीं रहे हो, आप लीडर की तरह नहीं सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे कोई भी एक बंदा जो जादू की छड़ी घुमा दे और मेरा काम बन जाए, ऐसा सोच रहे हो आप। और वैसा नहीं होता है गेम में। गेम अगर ऐसा होता ना कि आप सिर्फ एक बंदे से मैच जीत सकते हो, तो ये टीम स्पोर्ट होता ही नहीं। तो अब यहां पर सवाल आता है कि ठीक है, बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी हमने बात कर ली, अब जो मेजर फॉल्टी एरियाज थे उनमें आता है बैटिंग डिपार्टमेंट। बैटिंग डिपार्टमेंट पूरी तरीके से पिटा हुआ था। आप पूरी तरीके से एक बंदे के कंधे पे बैठे रहते हो हमेशा। पहले विराट कोहली थे, तो इस बार यशस्वी जायसवाल थे कि भाई जायसवाल तो मार ही देगा रन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आदत कब छूटेगी टीम इंडिया की कि एक बंदे के कंधे पे बैठे रहोगे। और कहां तक आपको बैटिंग लाइनअप ढूंढनी है, 8वें विकेट तक आपको ढूंढनी है। देखो वो ऑप्शनल होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इंडियन टीम कब से ऐसी बन गई है। देखो एक जमाना था जहां से शुरू किया था ना हमने, अगर आप अजहर और उससे आगे के एरा में जाओ, वहां हम देखते थे कि बाहर की कंट्रीज में बैटिंग में डेप्थ होती है कि 8वें विकेट तक भी लोग फाइट देते हैं, और उस हिसाब से हमारे साथ नहीं होता था। हमारे 5वें 6ठे के बाद सारे गिर जाते थे एक बार में। तो हमने सोचा कि डेप्थ होनी चाहिए बैटिंग में। डेप्थ होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आपका टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म नहीं करेगा। टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से बैठा हुआ है मिडिल और लोअर ऑर्डर के भरोसे कि वो लोग रन बना देंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी, और सेलिब्रेट कर रहे हैं जब फॉलो ऑन सेव कर लिया जा रहा है। तो इतनी बुरी हालत अगर बैटिंग की हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक की हिस्ट्री में इंडियन बैटिंग इतनी गिरी हुई होगी कभी। तो अब यह सोचना पड़ेगा कैप्टन को और कोच को कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठ जाता है कोच पे और कैप्टन पे। क्यों? क्योंकि भाई सेम लोग हैं जो पहले परफॉर्म कर रहे थे,
अब नहीं कर रहे हैं। आप लोग हमेशा बात करते हो कि हैप्पी ड्रेसिंग रूम, टीम का एनवायरनमेंट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं इन चीज़ों के ऊपर। ऐसा क्या हो रहा है कि ये सब देने के बाद भी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है, खेल ही नहीं रहे बंदे, खेलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप कुछ हद तक ब्लेम करोगे पिच को, बट पिच आपने यूज कहां की 5 दिन? इसमें भी यूज नहीं हुई, बारिश से एक मैच खराब हो गया, पिछला वाला भी नहीं हुआ। आप कहां यूज कर रहे हो? पिच तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। पिच अगर खराब भी है, सेम आपके सामने वाली टीम भी तो उसी तरीके से खेल रही है ना। या आप सीधे कह देना चाहते हो कि उनको बैटिंग आती है, आपको बैटिंग नहीं आती, उनको बॉलिंग आती है, आपको बॉलिंग नहीं आती? ये तो नहीं हो सकता कि आप हर चीज को मना ही कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं कैप्टनसी पे। कैप्टनसी इससे बुरी अगर रोहित शर्मा करके दिखा सकते हैं तो मुझे अब वही देखना है। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं श्रीलंका दौरे से बोल रहा हूं कि ये बहुत घटिया सोच है कि हमने पास्ट में बहुत अच्छा किया है तो अब मुझे पूरा राइट है कि मैं अभी खराब करूं। और पूरी तरीके से अपना हक समझ करके खराब किया है इन्होंने गेम को, कि पास में तो अच्छा हो ही गया, स्टैट्स अच्छे हो गए हैं साल के, तो आओ चलो अब बर्बाद कर देते हैं गेम को। तो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीलंका दौरे के बाद से आप देखते जाओ तो आपको पता चलेगा कि यही किया गया है। अब बात करते हैं कि इन्होंने टीम क्या बनाई। तो सबसे बड़ी बात है कि टीम का इन्होंने कर रखा था बैलेंस खराब। इससे घटिया बैलेंस वाली टीम आपको मिल ही नहीं सकती है कि आप सिर्फ बैटिंग बैटिंग ढूंढ रहे हो टॉप से लेकर के 10 तक। आपको चाहिए 10 बैट्समैन खाली, और बॉलर्स चाहिए ही नहीं आपको। आपने क्या हमारे सीनियर प्लेयर्स, क्या हमारे कैप्टन अपना एक्सपीरियंस यूज कर पा रहे हैं? एक्सपीरियंस यूज करना होता है जब आपने गेम को ध्यान से देखा हो, जब आपने ये देखा हो कि बैटिंग कैसे होती है, बॉलिंग कैसे होती है, जब आपको इसकी नॉलेज हो। अब क्या मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि रोहित शर्मा को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है? क्या मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं जानते हैं क्रिकेट के बारे में? तो ये क्वेश्चन मैं नहीं उठा रहा हूं, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं वो खुद। अगर उन्हें क्रिकेट के बारे में पता है तो उन्हें यह भी पता होगा कि हमें 3 बॉलर के साथ नहीं खेलना होता, हमें 5 बॉलर के साथ खेलना होता है। और अगर आप मानते हो कि आप 5 बॉलर लेके गए थे तो आपने उन्हें किस तरीके से यूज किया? एक बंदा आपका 1 ओवर कराएगा, 2 ओवर कराएगा, 3 ओवर कराएगा, और दूसरा बंदा आपका 30 ओवर कराएगा। इस तरीके से आप बॉलर्स यूज करोगे और ये कहते हो कि आपको नॉलेज है क्रिकेट की। आपके सामने पिच थी, वो घटिया पिच देखने के बाद अगर आपको यह लगा कि आपको 2 स्पिनर खिलाने हैं तो कराओ उनसे बॉलिंग। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खिलाना किसे है। मतलब क्या आप अंधे हो? क्या आपको पिच भी दिखाई नहीं दे रही है? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाले क्या टीम बना के ला रहे हैं? क्वेश्चन उठता है, क्या कोच और कैप्टन दोनों अंधे हैं? आप कुछ भी अपने मन में सोच रहे हो कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। चाचा चौधरी की कहानियां चल रही हैं यहां पे। तो सबसे बड़ी बात है, इससे घटिया बैलेंस वाली टीम आज तक नहीं बनी होगी। रही बात करेज की, पहले तो कैप्टन के करेज की बात करता हूं मैं। 5वें वाले मैच में कैप्टन ने खुद को ड्रॉप कर दिया, कह रहा है मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, मैंने खुद को ड्रॉप किया खाली क्योंकि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। आज जाके पता चला है, श्रीलंका दौरा खत्म हो गया, उसके बाद खत्म हो गया न्यूजीलैंड वाला दौरा, और तुम्हें आज जाकर के पता चल रहा है कि तुम्हारे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। इससे घटिया एक्सक्यूज नहीं था कि तुमने खुद को ड्रॉप किया है। तो मेरे समझ से बाहर है ये कि रोहित शर्मा क्या बहाने बना रहे हैं और वो क्या साबित करना चाहते हैं इससे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की नॉलेज का तो इससे पता चल ही गया कि बैटिंग में कुछ था नहीं उनके पास, बॉलर्स लेके वो आए नहीं, और बाकी सब राम भरोसे चल ही रहा था। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, जो बीच में 3 टेस्ट मैच गए हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं जो चौथा टेस्ट मैच था उसके चौथे और 5वें दिन को अगर छोड़ दूं तो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि भाई खत्म है टीम, कोई नहीं खेलना चाह रहा है। और चौथे और 5वें दिन का भी क्रेडिट मैं ज्यादा दूंगा विराट कोहली को, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव होकर के उन्होंने मोटिवेट किया है टीम को, टीम ने थोड़ा बहुत एफर्ट दिखाया है वहां पर।
नहीं तो रोहित शर्मा को तो उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोचिंग पे, गौतम गंभीर पे। भाई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गौतम गंभीर ने, और गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऊल जलूल बातें की है, मतलब मनगढ़ंत कहानियां सुनाई हैं कि हर किसी को खेलना चाहिए रणजी। ईशान किशन इस चक्कर में ड्रॉप हो गया है कि उसने मना कर दिया था कि नहीं खेलूंगा, और इनके सीनियर खिलाड़ी क्या खेल रहे थे? वो ये भी नहीं खेल रहे थे, ये तो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, इन्हें कब ड्रॉप करोगे? गौतम गंभीर कह रहे थे कि उस ड्रेसिंग रूम में जितने खिलाड़ी हैं मुझे सबके साथ फेयर रहना है। तो क्या ये फेयर है कि जो बंदा टॉप ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा था, केएल राहुल, उसको तुमने पूरा हिला दिया और उसको तुमने बर्बाद ही कर दिया एक तरीके से? कभी छठे पे बैटिंग कर रहा है, कभी सातवें पे बैटिंग कर रहा है, कभी पांचवें पे बैट कर रहा है, कभी ओपनिंग कर रहा है, कभी वन डाउन आ रहा है। मतलब अपने हिसाब से जहां मर्जी उसे नचाए जा रहे हैं। उसका क्या फ्यूचर है? अब एज उसकी हो रही है और बैटिंग तुम उसे करने नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पीआर मेंटेन करना है अपने सीनियर खिलाड़ियों का, तो करो पीआर मेंटेन। जब मैं खुद फेवर में था कि गौतम गंभीर को इंडियन टीम का कोच होना चाहिए, लेकिन आज जाकर के इसे ये एक अच्छा एग्जांपल सेट हुआ है गौतम गंभीर वाला, जो ये साबित करता है कि बातें करने में और काम करने में कितना फर्क होता है। जब अगर आपको बातें करने के लिए कह दिया जाए तो आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, और जब वही काम करने की बारी आती है तो मैं कर रहा हूं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, कोच नहीं जिताएगा मैच, तो कोच करेगा क्या? अगर यही करना है तो इसके लिए थोड़ी बुलाया था तुम्हें। अब बात करते हैं कि गौतम गंभीर, जो कि अपने आप में एक अच्छा बैट्समैन था, एक अच्छे बैट्समैन थे गौतम गंभीर, और उसके बावजूद वो टीम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बैटिंग कर पाएंगे ये, क्योंकि पूरी टीम का हाल आप लोग देख चुके हो। डिफेंस करते हुए आउट हो जा रहे हैं, उल जलूल शॉट खेल रहे हैं, जिस बॉल पे आउट होते हैं उस बॉल के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट 10 इनिंग में कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास। आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? तो कोच का काम ही क्या है? किस लिए कोच चाहिए हमें फिर? अगर आप यही सब नहीं कर सकते हो, जो बेसिक एरर्स है उन पे काम नहीं कर सकते हो, तो आप किस लिए हो? उसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में क्या अंधे हो? पिच नहीं दिखाई दे रही थी? आपने क्या टीम सेलेक्ट की? 2 स्पिनर्स का मतलब किस लिए सेलेक्ट किए थे 2 स्पिनर्स? अगर आपको पता है कि आपका कैप्टन दोनों स्पिनर्स से नहीं करवा रहा है बॉलिंग, अरे बीच में इतने सेशंस होते हैं भाई, उसे पकड़ो, उससे बात करो। कब करोगे बात? दिमाग अगर नहीं चल रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बोल दो भाई मैं नहीं कर सकता हूं आगे कोचिंग। वहां साइड में वो कोने में दुबक्के जैसे बैठ जाते हैं और घूरते रहते हैं पूरे गेम को, आंखें खोल के सो रहे हो तुम लोग। आईसीटी फैंस के साथ इससे बुरा मुझे नहीं लगता है आज तक। मैं कह रहा हूं कि भाई इतने तगड़े परफॉर्मेंसेस में भी नहीं दिए हो पास्ट में टीम्स ने, हो सकता है इतने तगड़े परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हो, लेकिन इतने घटिया भी नहीं दिए थे। आज की डेट में गौतम गंभीर जो टीम के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है ना कि टीम अब बर्बाद होके ही रहेगी, क्योंकि अगर हमने गौतम गंभीर को नहीं हटाया तो वो पूरा प्लान बना चुके हैं कि कैसे पूरी टीम खत्म कर देनी है। कभी भी मैं कहूंगा कि आज के बाद कभी भी किसी को अगर नया कोच ले रहे हो तो पहले उसको एज असिस्टेंट कोच लो, पहले देखो वो काम भी करता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो आ रहा है और आंखें खोल के सो रहा है, क्योंकि अगर पिच देखने के बाद आपको नहीं पता चल रहा है आपको क्या बॉलर सेलेक्ट करने हैं, करवाने हैं, कैप्टन से क्या बात करनी है, भाई मुझे नहीं पता फिर कोचिंग क्या ही करती है। अगर कोचिंग आपके एरर्स मैनेज नहीं कर सकती है, बात नहीं कर सकती है कैप्टन से, उसको सजेशंस नहीं दे सकती है, तो भाई कोई मतलब नहीं है ऐसे कोचिंग स्टाफ रखने का। उसके बगैर भी टीम इंडिया खेल लेगी। जितना एक्सपीरियंस है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, या तो वो कोचिंग कर लेंगे और नहीं तो बात को ऐसे ही हवा में डाल देंगे, क्योंकि अभी भी हवा में ही है बात।
रही बात टीम सिलेक्शन की और जो टीम लेकर के जाते हैं ये लोग टूर पे, तो भाई भगवान के ही भरोसे है कि क्या टीम सिलेक्शन है और क्या कौन जाता है और किस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। उनको खिलाना है नहीं खिलाना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ब्रॉडली ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके कोच आपके कैप्टन क्या कहते हैं। लेकिन क्या आपका कोच और कैप्टन इतने कैपेबल हैं कि क्या इतनी सोचने की शक्ति रखते हैं कि वो कुछ कह सकते हैं इसमें? वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो भाई कुल मिलाकर के कोचिंग बहुत घटिया हुई है, कैप्टनसी उससे ज़्यादा घटिया हुई है, क्योंकि कोच और कैप्टन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं कि भाई हमने पास्ट में बहुत अच्छा किया है, रिजल्ट कोच पे डिपेंड नहीं करता है, अकेला कैप्टन नहीं जिता सकता है, ये नहीं वो नहीं, 10 बहाने, काम क्या करना है नहीं पता है। काम का पूछ लो कोच से तो कोच साहब कहेंगे कि नहीं वो हम कर रहे हैं, वो इंटरनल है और रिजल्ट कहीं आ नहीं रहा है उसका। तो भाई इससे अच्छा तो रिवील ही कर दो क्या घटिया काम कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब मैं थोड़ी सी तवज्जो दूंगा विराट कोहली पे भी कि भाई देखो पहली बात तो विराट कोहली इतना घटिया प्लेयर नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि विराट कोहली इतना घटिया प्लेयर हो सकता है जो इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आखिर विराट कोहली की ऐसी परफॉर्मेंस क्यों आ रही है। पहली चीज थोड़ा सा पर्सनल रहेगा ये अटैक, लेकिन मैं इसको कॉल करना चाहूंगा, इसलिए करना चाहूंगा, मुझे बहुत से लोग मना करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मना करते हैं कि भाई यार ऐसे क्वेश्चंस मत पुट किया करो। बट मेरा ये क्लियरली ये क्वेश्चन है कि विराट कोहली एक इंडियन प्लेयर है या ब्रिटिश प्लेयर है, वो इंडिया में रहता है या लंदन में रहता है, उसका पर्सनल चॉइस है, कैपेबल है, रह सकता है, नो डाउट, मुझे कोई इशू नहीं है। परफॉर्मेंस आ रही होती तो शायद मैं ये क्वेश्चन उठाता भी नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, किसी को तो ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि वो इंडियन प्लेयर है या इंग्लैंड का प्लेयर है, यहां से खेलेगा या लंदन से खेलेगा वो। तो ये विराट कोहली को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई वो किधर से खेलना चाह रहा है। अब बात आती है कि क्या ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को खेलने का एक ही तरीका है कि जाओ बल्ला लगाओ, स्लिप में जाती है जाने दो। ये वो ऑप्शन है जो विराट कोहली चूज करते हैं। अभी मैं एक शो भी देख रहा था, उसमें कोई बता रहा था कि 130-135 की बॉल भी इस तरीके से खेलना आसान नहीं है। राइट, आई एग्री कि भाई आसान नहीं है, लेकिन आसान नहीं है किसके लिए? मेरे लिए, जो हम घर पे बैठ के रिव्यू करते हैं उनके लिए, या जो आउट ऑफ टच हैं। इवन प्लेयर्स भी हैं और वो आउट ऑफ टच हैं तो उनके लिए टफ हो सकता है 130-135 भी, आई एग्री। मैं इसमें पूरी तरीके से इस बात को मानता हूं। बट एक बंदा जिसको रेगुलरली क्रिकेट खेलना चाहिए और टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर अपने नाम के लिए खेलना चाहिए, कम से कम अपने नाम पे खड़े उतरें, उस तरीके से खेलना चाहिए। उस बंदे का सुनने में आता है कि भाई नेट्स में बहुत पसीना बहा रहा है, मैं कहता हूं मत बहाओ नेट में पसीना, क्योंकि वो कोई काम नहीं आ रहा है तुम्हारे। अभी की डेट में जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे बिल्कुल काम नहीं आ रहा है। जो नेट में तुम पसीना बहा रहे हो, पता नहीं किस चीज पे बहा रहे हो, नेट में जाके ऐसा क्या कर रहे हो जिसमें तुम्हारा पसीना निकल रहा है। अरे तुम्हें बॉल समझ में नहीं आ रही है, ऑफ स्टंप के बाहर की, सामने बॉल कराओ और खूब मारो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो बात सुनने में आ रही है कि वो बहुत पसीना बहा रहे हैं, भाई नेट्स में पसीना बहाने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम नेट्स में पसीना बहा रहे हो और वहां जाकर के आउट हो रहे हो। कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए, तुम क्या प्रैक्टिस करते हो वहां जाकर के। तो एक विराट कोहली के स्ट्रैचर का प्लेयर और अपना पीआर ये बताया उनका कि वो नेट्स में बहुत पसीना बहा रहे हैं और मैच में जाकर के वही बल्ला लगाया, आउट हुए, चले गए, जस्टिफाई नहीं करता है भाई। देन
बात आ जाती है वही कि शॉट खेलने का एक तरीका तो विराट कोहली ने अपना ही लिया है कि हाँ बल्ला लगाया, एज लगा, चला गया। उस बॉल को खेलने के 10 और तरीके हो सकते हैं, 10 और तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्लॉग करना स्टार्ट करो, पूरी जान से स्लॉग करना स्टार्ट करो कि एज भी लगे तो ऊपर से जाए। स्लॉगिंग अगर समझ में आ रही हो तो सीधे बल्ले से खेलने के बजाय आड़े बल्ले से खेलना चालू करो। जैसे स्मिथ कर रहा है कि लेग स्टंप पे शुरू करता है और ऑफ स्टंप से बाहर आकर के खेल लेता है, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। देन आपकी टीम में ये कुछ स्कूप खेलने वाले, स्कूप खेलो, अपर कट खेलो, वो भी नहीं खेल रहे हो आप, बॉल या तो दिख ही नहीं रही है आपको। इन एनी केस, अगर आप नहीं हो उस लायक तो अपने नाम के साथ मत खेलो। मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मे बी मैं विराट कोहली फैन नहीं हूं, लेकिन जो फैन हैं वो आपकी तरफ से आंसर करते करते थक गए हैं। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपको शायद समझ में आती होगी। लास्ट वाले में विराट कोहली बहुत नाराज थे अपने उस परफॉर्मेंस से, क्योंकि अच्छा खासा सेटल हो गए थे। और सीरियसली बताऊं तो जिस तरीके से वो दिख रहे थे, इसमें भी और बीच में भी एक इनिंग आई थी उनकी जिसमें वो कुछ ही रन बनाए थे, डबल डिजिट में मुश्किल से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा मतलब उस तरीके से खेला था कि वो दिख रहे थे कि हाँ यार कर सकता है ये बंदा। फिर एट द एंड जाकर के वही गलती कि वही बॉल आती है, वैसे ही बल्ला लगाते हैं और एज जाता है। अरे आपको पता है स्लिप लगी हुई है, अभी मुझे क्यों ही छेड़ना है इसको? खेलना है तो अपर कट खेलना है। मतलब इसके लिए क्या रॉकेट साइंस लगेगा यार? ये समझने के लिए क्या रॉकेट साइंस लगेगा कि आप हर बॉल पे देख रहे हो कि पीछे है स्लिप? नहीं खेलूंगा वो शॉट। सीरियसली मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ईशान किशन को आपने ड्रॉप करके मजाक उड़ाया है ना, कि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा था और उसके बाद भी आपने उसको कर दिया ड्रॉप। ठीक है, कर दिया। मैं कहता हूं कि कोई भी बंदा अगर नहीं परफॉर्म कर रहा हो उसे ड्रॉप कर दो, बट इसमें यह नहीं होना चाहिए कि हाँ यार ये सीनियर खिलाड़ी है तो उसके साथ आप ये नहीं करोगे, क्योंकि उसके चक्कर में आप यंगस्टर्स का कैरियर खराब कर रहे हो। जो 20 मैच से बैठ करके यहां पर सिर्फ लदे हुए हैं ना टीम पे, उसके चक्कर में आप यंगस्टर्स का कैरियर खराब कर रहे हो। अरे मत खिलाओ, ईशान किशन को भी नहीं खिलाना है, मत खिलाओ, किसी और को खिलाओ जो रन बना सके तुम्हारा। तुम यहां रेड बॉल क्रिकेट खेलने गए और तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें खेलना कैसे है। देन सुनील गावस्कर और इरफान पठान और जतन सप्रो ये लोग भी पोस्ट मैच बात कर रहे थे। इन्होंने भी सही एक क्वेश्चन उठाया कि यार पिंक बॉल क्यों हार जाओगे तुम, प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? कूकाबूरा से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? करो ना प्रैक्टिस। इतनी गरीबी आ गई है क्या? बॉल्स नहीं मिल रही हैं क्या? देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो गावस्कर जी ने उठाया कि भाई बैटिंग की टेक्निक नहीं है इनके पास। और सीरियसली बताऊं, कुछ बंदे हैं टीम में जैसे जायसवाल हो गया और केएल राहुल हो गया, इनके पास मैं एग्री करता हूं कि ये कई हद तक रोकने और ठोकने दोनों की ताकत रखते हैं। तो इनको छोड़ करके मुझे नहीं लगता है। और ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा साबित किया है कि वो भी रोक के खेल सकते हैं और बहुत प्यारा खेल रहे थे। वो जो स्टूपिड शॉट उन्होंने थर्ड मैन में मारा था कैच, उसके अलावा अगर आप देखो तो वो कितना अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, सामने कितने अच्छे शॉट मार रहे हैं। ऋषभ पंत का उस तरीके से खेलना कि एक रेकलेस शॉट मारो और कैच दे दो, आउट हो जाओ, बिल्कुल समझ के बाहर था मेरे। तो वो कर सकते हैं, बाकी की पूरी टीम में बैटिंग है ही नहीं, नहीं है कोई बैट्समैन। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये कोई बैट्समैन नहीं है। ये जो सिर्फ स्टैट्स पे चल रहा होता है ना भाई, ये भी तो हो सकता है कि सर पे चोट लग गई हो, भूल गए हो बैटिंग, पास में थे स्टैट्स। उस स्टैट के भरोसे 200 मैच खिलाना क्या समझदारी है? कि भाई पास्ट में मारा है तो एक दिन तो जरूर आएगा 200 मैच बाद कि ये खेल लेंगे एक दिन। क्या उसके लिए खिलाना है इन्हें? तुम अपने देश की टीम देखोगे या इंडिविजुअल्स को देखते रहोगे हमेशा? ऐसे कई लोग आते हैं जो वंडर्स करके जाते हैं एक दो मैच में, तो वन हिट वंडर आते रहते हैं। अगर यहां से जाते उनके स्टैट्स बहुत अट्रैक्टिव दिखते, लोग क्वेश्चन करते कि भाई क्यों निकाला गया। लेकिन जिस तरीके से अब निकाले जाएंगे, लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा हुआ निकाल दिया, नहीं तो टीम पे बोझ बना हुआ था।
कोहली के बारे में ही मैं कुछ तारीफ की भी बात कहना चाहूँगा। तारीफ की बात जो शायद आप लोग सुनना चाहते होगे कि पास में बहुत अच्छा किया है, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा कुछ नहीं कहूँगा। कोहली एज लीडर मुझे टीम का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव रखते हैं ना टीम को, बहुत ज़रूरत है ऐसे एक इंसान की जो पूरी टीम को ना टोज पे रखे, जो एक्टिव रखे कि चलो यार काम करो, वो मैच जीतना है, सामने वाले को भड़का के रखे, परफॉर्मेंस निकाले लोगों से। तो उस मामले में कोहली मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आप अगर देखोगे चाहे फोर्थ मैच का फोर्थ और फिफ्थ डे हो या आपका फिफ्थ मैच हो, कोहली ने जिस तरीके से एक्टिवली सबको जगा के रखा है वैसा कोई नहीं कर सकता है। तो हमें उस मामले में कोहली की बहुत ज़रूरत है। बट ये कोहली को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ क्या उसके लिए हम कोहली को जानते हैं। अगर कोहली परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग मतलब टीम में ही बैट्समैन उनकी इज्जत नहीं कर पाएंगे कि भाई जिसके नाम इतने बड़े हैं वो ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम किसको एग्जाम्पल माने। आपके पास सचिन थे आइडल, लोगों के पास आप हो। आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर उन्हें यह लगता है कि यार इससे बेटर तो मैं ही खेल रहा हूं, तो आप उनके आइडल नहीं रहोगे। अब कुछ कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। भाई पहली बात तो कि जो जायसवाल ने स्टार्क को ट्रोल किया था कि बहुत स्लो आ रही है। मेरे ख्याल में पता तो चल ही गया होगा जायसवाल को भी कि भाई कितनी स्लो आ रही थी। लेकिन मैं ये देख करके बहुत खुश हुआ कि स्टार्क अब जैसे जैसे कैरियर का एंड आ रहा है बहुत हम्बल हो गए हैं पहले के मुकाबले, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम, मैं तो ये ना सैंड पेपर टीम ही कहूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये है नहीं ना, ये ना इनका अखबार ना इनकी पब्लिक, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा है, ये है, वो है, बच्चा है वो, उसके साथ जो हुआ है ठीक हुआ है। पहले तो अपने बच्चे को सुधारो कि क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इंडियन टीम को उसी समय उधेड़ देना चाहिए। रही बात, अब एक वो भी हुआ था ट्रेविस हेड को जो सेंड ऑफ दिया था, सिराज ने सेंड ऑफ दे दिया, क्या हो गया? क्या हो गया अगर सेंड ऑफ दे दिया? तो उसने अच्छा बोल्ड मारा था, उसने तो कुछ नहीं कहा था। 20% मैच फीस का कोई मतलब नहीं बनता है वहां पे, चाहे तुमने कितनी भी अच्छी बैटिंग की थी। जेंटलमैन गेम में आप ये कहते हो ना कि हाँ अच्छी बैटिंग की थी, इस वजह से ये, इस वजह से वो। भाई की होगी अच्छी बैटिंग, बहुत देर से वो ट्राई कर रहा था, उसने मेहनत की, उसने अच्छी बॉल डाली, उसने आउट किया, वो सेंड ऑफ देगा, क्यों नहीं देगा? और ये जो लोग कह रहे हैं ना, जो मैथ्यू एडन कह रहे थे कि लिप रीड कर सकता हूं, उसने वेल बोल्ड ही बोला था, हमें नहीं पता चला ना कि उसने वेल बोल्ड बोला था। हम भी लिप रीड कर सकते हैं। अब इकलौता लिप रीडर मैथ्यू हेडन नहीं है, और वो वेल बोल्ड जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है, उतना हार्श रिस्पॉन्स नहीं था, बट अगर आपने अचीव कर लिया, आपने अपने रन बना लिए, तो जब किसी ने आपको बोल्ड मार दिया वो सेंड ऑफ देगा, क्यों नहीं देगा? उसने दिया, आपको इस चीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप खेलने आए हो तो वो क्या यहां मुंह देखने आए हैं? तो मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। वो जो 20% मैच फीस का जो फाइन लगा है उसको, भाई आपके प्लेयर ने क्या बोला आपको क्या पता है? आप कह रहे हो कि उसने यही बोला, ये तो आपने मान लिया ना, हमने कौन सा बुरा बोल दिया? देन बारी आ जाती है कि विराट कोहली को जो 20% का फाइन लगा, वो जो शोल्डर टू शोल्डर हुआ था कॉन्स्टेंस के साथ। क्या पास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ है? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ नहीं कर सकती है? जिस तरीके से चौथे मैच के एंड में आकर के सब घेरे हुए थे लोगों को फील्डिंग पोजीशन के नाम पे, और जो बातें चल रही थी वहां पर, उस हिसाब से तो पूरी टीम को लग जाना चाहिए 20% का फाइन। वो तो नहीं दिखा। देन बात करते हैं जो स्नीको पे नहीं आने के बावजूद भी जायसवाल को आउट दिया गया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसके बारे में क्या लिख सकता है? ये जो बड़े ही संत बने घूम रहे हैं, कोहली को जोकर और ये सब बुला रहे थे अपने पेपर में, जो कुछ ही टाइम पहले अपने ही अखबारों को बेचने के लिए कोहली का नाम यूज़ करते हैं और कोहली को ही जोकर बुला रहे थे, उनकी औकात भी क्या है? वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो बहुत दूध के धुले हुए हों, तो उनकी औकात तो खुद कुछ नहीं है।
अपने टीम की कमी छिपाने के लिए वो 10 चीज़ें अलग अलग बोलते हैं। इसमें भी एक कैच थी जो स्मिथ ने ज़मीन से लगा करके उठाई थी, और उसके बाद वो लगा के उठाई, वो दिख रही है क्योंकि बॉल जो है वो बॉल आई है इस तरफ से, अगर इसे आप बॉल मान लो, और यहां से आई है, उसका फोर्स है इधर को, और वो इन दो उंगलियों के बीच में यहां पे पड़ी है, और फोर्स से वो जमीन में टच हुई है, और उसने हाथ को यूं घुमा करके उसे उठाया है। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि भाई उंगली उसके नीचे है। कैसे नीचे है? वो साफ दिख रहा है आपको कि वो बाद में आई है, सपोर्ट लिया उसने नीचे से, उसके बाद उंगली उसने घुमाई है वहां से, और उसके बावजूद उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आप जब स्नीको में अब देख रहे हो कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, वहां पर बॉल कैसे घूमी है हवा में वो आपको नहीं पता है, आप स्नीको देख रहे हो और उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई हार्ट बीट वाला साइन नहीं है, आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं नहीं ये आउट है। आपने दिलवा दिया अंपायर से आउट कि भाई तुम स्नीको लगाओ और उसके बाद बता दो कि हम चीटिंग कर सकते हैं, हमारे देश में होगा तो, और हम करेंगे चीटिंग। तो की इन्होंने चीटिंग। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये क्वेश्चन उठा रहा है कि विराट कोहली की इंटीग्रिटी पे कि नहीं उसने कॉन्स्टास को वो शोल्डर मार। भाई नहीं, वो बॉल देखते हुए जा रहा था, लग गया लग गया। अगर तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आती कि गेम में ये सब होता रहता है तो घर बैठो ना, क्या जरूरत है खेलने की। बगैर सैंड पेपर के अगर नहीं खेल सकते हो गेम तो मत खेलो। तुम्हें अगर अंपायर ही खरीदने पड़ते हैं तो मत खेलो। खैर, ये सारी बातें मैं बोलता अगर हमारी टीम अच्छा खेलती, क्योंकि तब हम ये बोलने की हालत में होते। लेकिन जो गेम हुआ है और जिस तरीके से इंडियन टीम खेली है, ये सब बोलना नहीं बनता है। भाई मुंह बंद करके बैठो, क्योंकि हमारे जो लेजेंड्स हैं वो सो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें सोने दो। खैर, मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। सुनने में आया कि बुमराह वहां नहीं जाने वाले हैं, तो देखते हैं कौन संभालेगा इंडियन बॉलिंग को। क्योंकि भाई एक बंदा जिसके भरोसे आप जा रहे थे कि भाई जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, वो तो नहीं है। अब कर लो जो करना है। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।